80 के दशक में संगम नगरी प्रयागराज में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। कुछ देर बाद लोगों को पता चलता है कि एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया है और इस घटना में 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है। और जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस घटना के मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है। ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना खौफ पैदा किया। ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जो जेल के अंदर बैठे बैठे आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता था। ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जो उन लोगों को पूरी तरह से अपने रास्ते से हटवा देता था जो उसके खिलाफ जाते थे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पहले गैंगस्टर अतीक अहमद की। बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ 110 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जबकि उसके भाई अशरफ के खिलाफ 55 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और इन्हीं मुकदमों के चलते कोर्ट ने 28 मार्च को अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पर 15 अप्रैल की रात उसे मेडिकल के लिए ले जाते समय कुछ अज्ञात लोगों ने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि यूपी एसटीएफ ने 2 दिन पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया था। पर आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या की, और इससे पहले आखिर कैसे एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अतीक के अपराधों की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एक मोहल्ले से, जहां अतीक पहलवान नाम का एक शख्स पहुंचता है चांद बाबा के पास। वो चांद बाबा जो कि उस इलाके का नामी गुंडा था। अतीक का बचपन से ही सपना था कि उसका खौफ हर जगह हो, और चांद बाबा का इलाहाबाद के उस मोहल्ले में सिक्का चलता था। अतीक अहमद उस समय महज 17 साल का ही था जब उस पर हत्या करने का मुकदमा लगा, लेकिन ये सब उसके हौसलों को पस्त नहीं कर रहा था। और अतीक अब धीरे धीरे पूरे यूपी में अपना राज्य कायम करने के सपने देखने लगा था। यूपी में गुनाह का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था, और इसी बीच 1985 में उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की नई सरकार बनी। इनकी सरकार का पहला मकसद कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेना था, यानी किसी भी तरह क्राइम के तेजी से बढ़ते हुए ग्राफ को कम किया जाए। साल 1986 में यूपी में पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाता है, और इस एक्ट का पहला मुकदमा अतीक अहमद के ऊपर लगता है, और इसलिए ही अतीक अहमद को यूपी का पहला गैंगस्टर कहा जाता है। धीरे धीरे करके अतीक क्राइम की दुनिया का वो नाम बन चुका था जिसके पास 120 से भी ज्यादा शूटर्स थे। अतीक का नाम अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने धीरे से अपने कदम पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाए। साल 1989 आते आते उसके संबंध कई बड़े बड़े नेताओं से हो चुके थे। अपनी इस सियासी हसरत को पूरा करने के लिए वो 1991 में और फिर 1993 में निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, और इनमें उसने जीत भी हासिल की। वैसे दोस्तों, बाहुबलियों को पॉलिटिक्स में अपने साथ जोड़ने की परंपरा भी काफी पुरानी है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। साल 1996 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को भी अपनी साइकिल पर सवार कर लिया, और 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी से विधायक बन गया। अब अतीक के हाथों में बाहुबल और सत्ता दोनों ही थी, और इसी के सपने अतीक बचपन से देखता था। और अब अतीक का वक्त आ चुका था अपने सारे शौक पूरे करने का। जब भी उसका काफिला निकलता तो महंगी गाड़ियां उसके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के नाम पर अब अरबों की जमीन थी। लेकिन साल 2004 में अतीक ने राजनीति में एक नई राह चुनी, और अब उसने विधायक से बढ़कर अब सांसद बनने की राह चुन ली। जिसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक अहमद को सांसद का टिकट दिया, और अतीक ने इस पर जीत भी दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने अब संसद तक का सफर भी पूरा कर लिया था। साल 2004 में जब अतीक ने फूलपुर सीट से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उसकी इलाहाबाद की विधायक की सीट खाली हो चुकी थी, और इसलिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव में लड़वाया। और इसी चुनाव में बसपा से राजूपाल को भी टिकट मिल गया था, और वो अशरफ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव हुआ तो उन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया और विधायक बन गए। अतीक और उसका पूरा परिवार इस उपचुनाव में मिली हुई हार को पचा नहीं पा रहे थे। चुनाव में मिली हुई हार से वो राजूपाल को अपना दुश्मन मान बैठा था, और इसी दौरान अतीक ने राजू को रास्ते से हटाने की साजिश भी रच डाली। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल अपने घर लौट रहे थे। राजू खुद ही अपनी कार को चला रहे थे, उनके साथ उनके समर्थकों की एक स्कॉर्पियो भी थी। तभी कुछ कार सवार हमलावर उनका पीछा करने लगे। इसी बीच राजूपाल ने किसी वजह से रास्ते में अपनी कार रोकी। जैसे ही कार रुकी तो कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, और फिर जब उन्हें ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हमलावरों ने करीब 5 किलोमीटर तक ऑटो का पीछा करके उन पर गोलियां चलाई ताकि राजू बच ना जाए। इस हत्याकांड में देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी। केस में तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस केस में आई विटनेस उमेश पाल था, जो कि राजू पाल का रिश्तेदार भी था। इसी के कारण उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया
अपहरण हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका आरोप लगा अतीक अहमद पर। उमेश पाल ने जो कंप्लेंट लेटर दर्ज कराई थी उसके मुताबिक अतीक ने उस पर बयान बदलने का दबाव डाला था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसका अपहरण कर लिया गया। उमेश पाल ने बताया कि उसे किडनैप करके अतीक के पास ले जाया गया, जहां पर बयान न बदलने पर उमेश पाल को उसके परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी। और उमेश के मुताबिक अतीक के वकील ने उसे एक पेपर दिया जिसमें बयान लिखा था, जो उमेश को जबरदस्ती कोर्ट में बोलने को कहा गया था। ऐसे में तब तो परिवार की सलामती के लिए उमेश ने अदालत में बयान दे दिया, जिससे अतीक पर आंच तो नहीं आई। लेकिन 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में एक बार फिर FIR दर्ज कराई और इसमें सबसे बड़ा आरोपी था अतीक, और यहीं से अतीक अहमद की बर्बादी शुरू हो गई, जिसके बाद अतीक अहमद पर यह मुकदमा चलने लगा। लेकिन अपहरण के इसी मामले पर कोर्ट में बहस के लिए इसी 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट गया था। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद उमेश पाल घर वापस ही आ रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने गाड़ी से उतरते ही उसे गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी। ये घटना उमेश पाल के घर के ठीक सामने हुई थी। इसमें उमेश पाल की सुरक्षा में शामिल 2 पुलिस वालों की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोपी भी अतीक अहमद को बताया गया और प्रयागराज हाईकोर्ट ने इसी केस में अतीक को दोषी करार दिया था, जिसके चलते अतीक को उम्र कैद की सजा हुई थी। अतीक अहमद के 45 साल के सियासी सफर में ऐसा पहली बार था जब उसे सजा मिली हो। बता दें कि अतीक की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल चुका था और करोड़ों की संपत्ति भी जब्त हुई थी, जिसके बाद 28 मार्च को प्रयागराज हाईकोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा के लिए उसे गुजरात की साबरमती जेल से लाया गया था, जिसके बाद ही हाईकोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि उसे बरेली की जेल में रखा गया था, लेकिन किसी कारण के चलते अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में लाया गया था और यहीं से यूपी पुलिस अतीक और उसके भाई को मेडिकल के लिए लेकर जा ही रही थी कि तभी मीडिया से बात करते समय 3 लोग मीडिया के भेष में आए और अतीक और उसके भाई अशरफ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अतीक के भाई अशरफ के सिर पर गोली लगने से उसकी तुरंत ही मौत हो गई थी, जबकि अतीक कुछ देर तक तड़पता रहा था। तीनों लड़कों ने जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मारी, उसके तुरंत बाद ही उन तीनों ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस उन तीनों को अपने साथ ले गई। हालांकि ये लड़के कौन थे और उन्होंने क्यों गोली मारकर हत्या की, ये बात तो अभी तक सामने नहीं आई है, पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रयागराज में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगे 17 पुलिस वालों को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही खबर तो ये भी आ रही है कि पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, यूपी के हर जिले को हाई अलर्ट में रखा गया है ताकि हर जगह पर कानून व्यवस्था बनी रहे और हर शहर में पुलिस गश्त पर है। हालांकि धारा 144 कब तक लगी रहेगी, इस बात की अभी तक कोई खास जानकारी सामने तो नहीं आई है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई भी भड़काऊ भाषण या आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से यूपी के माफिया और बाहुबली सांसद अतीक अहमद का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। वैसे दोस्तों, क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।